Logistics, ladies and gentlemen, is an enabler, and it's a Team India approach that will help logistics really serve the people of India better. I'm delighted that all the states have also participated very enthusiastically in this effort to get the Leeds ranking out, despite a lot of concerns about COVID and about the ability of getting all the data and the people traveling to different places to get feedback. But I believe it's a very, very high quality report, which I would urge all the stakeholders to look at very seriously, to learn from it, to help build up India's competitiveness, bring in a little more competition, friendly competition among states for next year's rankings, so that healthy competition results in improvement in the service that we provide to all our stakeholders. And all of this, I hope, will lead to a culture of excellence. This whole ecosystem should move towards excellence. And that is what this country's burning desire is. To serve the people, to bring down the cost of logistics, to make our logistics more efficient. And I think the Leeds report, in some sense, if I can play on your words of Leeds, will help us to bring longevity to our infrastructure plans, bring efficiency into the way we plan our infrastructure, bring more accuracy so that we use our scarce resources smarter, bring durability so that quality, which is an element of our Leeds perception survey, will lead to more durable infrastructure in the years ahead, and help all of us do our work smarter, bring smartness into the logistics sector. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज 94वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के संग तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पृथ्वीराज रोड स्थित लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर पहुंचकर इस मौके पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनके साथ कुछ पल भी बिताए। आडवाणी के आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने से पहले पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट करके भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बीजेपी के दिग्गज नेता राम मंदिर आंदोलन के नायक और देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई। उनके दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उन्हें उनके विविधतापूर्ण कार्यों और समृद्ध बौद्धिक क्षमता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, अपने सतत संघर्ष से बीजेपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अपना अहम योगदान देने वाले हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिग्गज नेता आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, बीजेपी को जन जन तक पहुंचाने और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आडवाणी जी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं ईश्वर से आपकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सबके प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वे भारत के उन सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी विद्वता, दूरदर्शिता, बौद्धिक क्षमता और राजनय का लोहा सभी मानते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे एवं
दीर्घ आयु दे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, बीजेपी परिवार के अभिभावक, मूल्य आधारित राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर, उत्कृष्ट प्रशासक एवं हम सभी के मार्गदर्शक श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा सुदीर्घ व मंगलमय जीवन प्रदान करे। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी 8 नवंबर को 94 वर्ष के हो गए हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले की जांच को लेकर शीर्ष अदालत ने असंतोष जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की प्रगति को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि जांच हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर विचार कर रहे हैं कि इस मामले की छानबीन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मॉनिटर करें। सीजीआई एनवी रमणा ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है। स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है। 10 दिन का समय दिया गया था, कोई प्रगति नहीं हुई। फोन रिकॉर्ड का परीक्षण नहीं हुआ, बस कुछ गवाहों के बयान हुए, लैब रिपोर्ट भी नहीं आई। ये हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। शीर्ष अदालत ने साल्वे से पूछा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को छोड़कर लखीमपुर खीरी कांड के सभी आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त क्यों नहीं किए गए। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को वाहन से कुचलने और आरोपियों को पीट कर हत्या करने की दोनों घटनाओं की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश एसआईटी द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में आश्वस्त नहीं है। उन्होंने कहा, हम जब तक कि आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा, दिन प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए एक अलग उच्च न्यायालय से एक न्यायाधीश नियुक्त करने के इच्छुक हैं। पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायाधीशों के नामों का सुझाव दिया ताकि मामलों को मिलाने से बचने के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शामली जिले के कैराना का दौरा किया। कैराना के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को चेक व चाबी भी सौंपी। सीएम ने 114 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी कैराना में उन हिंदू परिवारों से भी मिले जिन्होंने बढ़ती क्राइम की वजह से कैराना छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस लौट आए हैं। लोगों को आश्वासन दिया कि उनके शासन में जिन्होंने 2016 में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, वे खुद राज्य से बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा, 2014 और 16 के बीच कैराना में कई हिंदू परिवार दूसरे समुदाय से जबरन वसूली की धमकी के कारण पलायन कर गए थे। हालांकि मेरे शासन में जिन्होंने आपको कैराना छोड़ने के लिए मजबूर किया, वे अब जगह छोड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर।
कैराना से पलायन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में कैराना से हिंदू परिवारों का पलायन एक बड़ा मुद्दा था। कैराना में योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आज किसी माफिया या गुंडे ने अगर किसी व्यापारी पर गोली चलाई तो वो गोली व्यापारी पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी गोली उसके सीने में जरूर लगेगी। कुछ लोग वोट के लिए मुजफ्फरनगर दंगाइयों और कैराना के आरोपियों को प्रोत्साहित करते थे। अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन परिवारों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक राजनीतिक महत्व रखती है। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को भी सूचीबद्ध किया, जो गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.